बच्चों, आज मैं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसकी हम पहले 2 विधियां पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आय की गणना की। आज हम राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि समझने वाले हैं। ये लेसन जो है पूरी बुक का सबसे कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, परंतु इस पार्ट से आपको न्यूमेरिकल आता है। ये जो तीनों विधियां हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों विधियों में सबसे इम्पोर्टेंट है आय विधि, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो जरूर आता है। आप कोशिश करिए कि आप पिछले दोनों मेथड को भी सीख लीजिए। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगी। वो दोनों वीडियो बना चुकी हूँ। ये इस पार्ट की अंतिम विधि है। आज हम आपके बुक 2.2.3 आय विधि समझेंगे, जिसके अंतर्गत आय विधि के कारक, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना, और अंत में हम इससे संबंधित एक गणितीय प्रश्न भी हल कर देखेंगे। बच्चों, हम पिछले वीडियो जो पार्ट 3 था उसमें हमने ये उत्पाद विधि पढ़ चुके थे, और पार्ट 4 में हमने व्यय विधि भी पढ़ चुके हैं, है ना। और आज हम क्या विधि पढ़ने वाले हैं? आय विधि। आय विधि कैसे निकलेगी? उत्पत्ति के साधन जो कारक सेवाएं देते थे, उसके बदले में कारक अदायगी के रूप में जो आय प्राप्त होती है, यदि हम इसको सब देश की समस्त आय को हम जोड़ लेंगे तो हमको राष्ट्रीय आय जो होगी वो आय विधि से प्राप्त हो जाएगी। किसी भी वस्तु का उत्पादन कैसे होता है? यदि आपने आज तक ध्यान नहीं दिया है तो आज आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। हमें किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो हमें क्या क्या आवश्यक होगा? सबसे पहले तो यदि हमें किसी चीज का उत्पादन करना है तो हमको किसकी आवश्यकता होगी? श्रम की आवश्यकता होगी। एक उद्यमी की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक उद्यमी उद्यम नहीं शुरू करेगा तो उत्पादन कैसे होगा? और उद्यम शुरू करने के लिए या कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए भूमि भी आवश्यक है। और क्या बिना पूंजी के कोई काम हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? ये चारों चीजों के बिना हम किसी भी चीज का उत्पादन क्या कर सकते हैं? हम उत्पादन नहीं कर सकते। इन्हें ही हम कहते हैं उत्पत्ति के साधन। तो उत्पत्ति के साधन क्या है? श्रम है, उद्यम है, भूमि है और ये पूंजी है। ये चार हमारे उत्पत्ति के साधन हैं। ये उत्पत्ति के साधन जब कारक सेवाएं देते हैं तो कारक सेवाओं के बदले में इन्हें क्या प्राप्त होता है? कारक अदायगी के रूप में आय प्राप्त होती है। भूमि को क्या प्राप्त होता है? लगान। श्रम को मजदूरी या वेतन। और पूंजी को क्या प्राप्त होता है? ब्याज। और उद्यम को क्या प्राप्त होता है? लाभ। अर्थात आपने देखा कि उत्पत्ति के जितने साधन हैं सभी को कुछ ना कुछ आय प्राप्त होती है। यदि हमें किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करना है, किस विधि से? आय विधि से। तो उत्पत्ति के जितने साधन हैं ये सभी साधनों की यदि हम आय को जोड़ देंगे तो हम उस राष्ट्र की आय की गणना कर सकते हैं। एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनके उत्पाद के सेवाओं के बदले में किए गए भुगतान को आय विधि में राष्ट्रीय आय की माप कहते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में हम हमेशा समय सीमा निश्चित रखते हैं। ज्यादातर हम 1 वर्ष लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना भी कैसी होती है? 1 लेखा वर्ष में होती है। उत्पादन के साधन को उनकी सेवाओं के बदले में किए गए भुगतान को हम क्या कहते हैं? आय विधि से राष्ट्रीय आय की माप कहते हैं। भूमि को क्या प्राप्त होता है? अभी हमने देखा था, लगान। श्रम को क्या प्राप्त होता है? मजदूरी प्राप्त होती है या वेतन प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूंजी को ब्याज प्राप्त होता है और उद्यम को क्या प्राप्त होता है? लाभ। हम इन सब को जोड़ देंगे तो इनको प्राप्त होने वाली आय प्राप्त हो जाएगी, और इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अब हम सूत्र भी समझ लेते हैं आय विधि का।
परिवार, यदि किसी भी परिवार, मान लो किसी देश में एक परिवार है, कौन सा परिवार है? आई परिवार है। यदि परिवार के द्वारा किसी वर्ष विशेष में प्राप्त मजदूरी या वेतन, सकल लाभ, ब्याज अदायगी और लगान, ये जो होते हैं ये प्राप्त होते हैं, तब उस देश का उसके घर का जीडीपी क्या होगा? डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर। यहाँ डब्ल्यू क्या है? वेजेस यानी मजदूरी। पी क्या है? प्रॉफिट यानी सकल लाभ। इंटरेस्ट को हम कैसे शो करते हैं? आई एन से। और आर, रेंट, किसको प्राप्त होता है? भूमि को प्राप्त होता है। हम किसी देश के केवल एक परिवार के बारे में बात कर रहे थे, किसी एक परिवार के सदस्य हैं जिनको ये आय प्राप्त हो रही है। यदि हमें पूरे देश की घरेलू जीडीपी ज्ञात करना है, तो ये हम पूरे देश को जो प्राप्त होने वाली आय होंगी, इनका हम क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। अच्छा, एक बात और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एफसी लिखा है, जीडीपी एफसी। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, कारक आय। क्या कहलाती है? कारक आय। फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट कहते हैं इसको। अभी हमने देखा कि समस्त आय को हम जोड़ के हमने क्या प्राप्त कर लिया? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए पहले हमको एक बात जानना आवश्यक है, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। घरेलू आय एक देश की सीमा के अंदर अर्जित आय, जिसे देश के सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी के द्वारा अर्जित आय होती है, उसे हम क्या कहते हैं? घरेलू आय। मान लो कोई एक देश है, ये एक देश है, इसके अंदर जितने रहने वाले निवासी हैं, देश के सामान्य निवासी और गैर सामान्य, यानी कुछ विदेशी भी हमारे देश में काम करते हैं, परंतु ये देश की सीमा रेखा के अंदर जितना उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं? घरेलू आय। इनको जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? घरेलू आय। अभी हमने जो आय विधि से जो आय प्राप्त की, वो कौन सी आय थी? घरेलू आय। कौन सी आय थी? घरेलू आय। ये राष्ट्रीय आय नहीं है। राष्ट्रीय आय हम किसे कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा व शेष विश्व से अर्जित साधन आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। घरेलू आय में क्या होता है? देश के अंदर जो निवासी काम करते हैं उनकी आय को शामिल करते हैं, परंतु राष्ट्रीय आय में हम क्या जोड़ देते हैं? राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यही क्या है? हमारी राष्ट्रीय आय। सकल घरेलू उत्पाद में हम विदेश से जो प्राप्त होती है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको भी जोड़ देते हैं तो हमारी क्या प्राप्त हो जाती है? राष्ट्रीय आय। तो जो आय विधि से हम गणना करते हैं, तो वो हमको पहले क्या प्राप्त होती है? सकल घरेलू उत्पाद। इसको हमको काय में परिवर्तित करना पड़ता है? राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमको जीडीपी प्राप्त हुआ था ऊपर से, जीडीपी में हम केवल क्या जोड़ देंगे? NFIA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त जो आय होती है, साधन आय होती है, इसे हम जोड़ देंगे तो ये हमारी क्या निकल जाएगी? राष्ट्रीय आय। आय विधि से राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करेंगे? इसके 2 स्टेप हैं। ये विधि समझना थोड़ा तो कठिन है, परंतु इतनी भी कठिन नहीं है। आय विधि से हमने पहले क्या निकाल लिया था? घरेलू आय। और घरेलू आय से दूसरे स्टेप में हम क्या निकाल लेंगे? राष्ट्रीय आय। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, इसमें कौन कौन सी चीजों को जोड़ते हैं? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और स्वयं नियोजित की मिश्रित आय। यानी हम पहले क्या निकाल लेंगे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें देश के अंदर जितनी प्रकार की आय होंगी, साधन आय होंगी, इनको हम जोड़ लेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। और सेकंड स्टेप क्या होगा? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसे ही हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में हम केवल विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय को जोड़ देंगे। ये सूत्र देखिए, NNP, ये वास्तव में जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है?
NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये जीडीपी कहाँ से प्राप्त हुआ? हमको पहले सूत्र से जो मान प्राप्त होगा जीडीपी का, ये देखिए, ये पहले सूत्र से हमको जो जीडीपी का मान प्राप्त होगा, इसमें केवल हम क्या जोड़ देंगे? NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी हम जोड़ देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। यदि हम केवल सूत्र से समझे दोनों स्टेप में, तो आय विधि से हमको क्या प्राप्त हुई थी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। WPIN और R, इन सबको हमने क्या कर लिया था? जोड़ लिया था। और सेकंड स्टेप में क्या प्राप्त हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालेंगे इससे? NNP क्या होती है? एट फैक्टर कॉस्ट, ये कहलाती है राष्ट्रीय आय। इससे ये जो हमको जीडीपी प्राप्त हुई थी, ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये वैल्यू प्राप्त हुई थी, इसमें हम NFIA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको भी जोड़ लेंगे। इसको हम विदेशों से प्राप्त आय को क्यों जोड़ते हैं? आपको ये लग रहा होगा विदेशियों की हम आय क्यों जोड़ेंगे? ये विदेशियों की आय नहीं है। जैसे यदि मेरा भाई है, यदि 10 साल से वो अमेरिका में रह रहा है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त, वो नागरिक हमारे देश का है, परंतु वो काम करने कहाँ गया है? अमेरिका गया है। तो उसकी जो आय होगी वो भी हमारे राष्ट्र की आय होगी। क्योंकि यदि मेरा भाई भारतीय नागरिक है और भारत का निवासी है, परंतु वो केवल काम करने के लिए बाहर गया है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त आय होगी वो भी हमारी क्या होगी? देश की राष्ट्रीय आय होगी। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हम आय विधि से पहले जीडीपी निकालेंगे, और जीडीपी जो प्राप्त होगा उसमें हम केवल एक स्टेप और जोड़ लेंगे, NFIA, हमारी क्या निकल जाएगी? राष्ट्रीय आय। हमारे ये जो अभी जो जो क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, इसके पद क्या हैं, इसको मैं आपको विस्तार से बता दे रही हूँ। देखिए, इस पाठ में जो मुख्य समस्या आती है इन विधियों की, इसके गणितीय प्रश्न आते हैं। और गणितीय प्रश्न में हमको ये बताना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि हमको किन मदों को जोड़ना है और किन मदों को नहीं जोड़ना है। इसके कारण आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आय विधि के अंतर्गत हम किन किन मदों को जोड़ेंगे और किन मदों को हमको नहीं जोड़ना है। तो सबसे पहली आय का जो स्रोत है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों को उनके काम के बदले में दिया जाने वाला पारिश्रमिक को मजदूरी या हम वेतन कहते हैं। मजदूरी में नगद मजदूरी के अतिरिक्त बहुत सारी मजदूरी कैसे प्राप्त होती है? वेतन या मजदूरी के रूप में। किस तरह से प्राप्त होती है? ये नगद प्राप्त होती है। परंतु कई कंपनियों में, कई ऑफिसों में, कई डिपार्टमेंट में नगद मजदूरी के अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। जैसे यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट देख लोगे, तो रेलवे कर्मचारियों को रहने का घर सुविधा प्राप्त होती है। यदि घर नहीं है तो एचआरए मिलता है, या स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी उनके हॉस्पिटल्स होते हैं, तो स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलती हैं। यदि उनको साल भर यदि कहीं घूमने जाना है, तो एक सीमित मात्रा में उनको पास भी उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरह से वो भी कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है। तो ये भी कर्मचारी की क्या होगी? आय होगी। इसके अलावा है हमारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का अंशदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मालिकों का अंशदान, आपने अभी सुना होगा कि इस समय में 2005 के बाद के जो कर्मचारी हैं, इनको क्या प्राप्त नहीं होता? पेंशन प्राप्त नहीं होती। इनको क्या प्राप्त होता है? इनके लिए न्यू पेंशन स्कीम है, NPS, न्यू पेंशन स्कीम, इसका नाम है NPS। NPS में क्या होता है? जैसे यदि मेरी आय, तनख्वाह मान लो 10,000 रुपए है। कितनी है? 10,000 रुपए है। और 10,000 रुपए का 10% सरकार मेरी तनख्वाह से मान लो 1,000 रुपए इसने काट लिया। कितना काट लिया सरकार ने? 1,000 रुपए। हर महीने पेंशन ना प्राप्त होने के बदले में NPS में मेरा 10% यदि 1,000 रुपए काट लिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट अपना खुद का भी 1,000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करेगी, जो मुझे सेवानिवृत्ति के समय में
ये कुल राशि मिलकर प्राप्त होगी। तो सामाजिक सुरक्षा के मालिकों का अंशदान, ये तो मेरा कटा है 10,000 रुपए, इसको हम आय में तो ये यहाँ पे शामिल है, परंतु ये मुझे 1,000 रुपए और मालिकों का अंशदान, यानी ये सरकार मुझे दे रही है 1,000 रुपए, तो ये भी शामिल होगा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में के मालिकों का अंशदान। अगला है हमारा सेवानिवृत्ति पेंशन। सेवानिवृत्ति पेंशन ही हम जोड़ते हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति पेंशन हमारी सेवाओं के बदले में प्राप्त पेंशन है, जबकि जो वृद्धावस्था पेंशन है वो मिलती है, जो बुजुर्ग 60 साल से अधिक के हो जाते हैं उनको सरकार, यदि उनके पास साधन नहीं है तो उनको वृद्धाश्रम पेंशन देती है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो वृद्धाश्रम पेंशन है वो एक हस्तांतरण आय है और इसके बदले में कोई उत्पादन नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम वृद्धाश्रम पेंशन को नहीं जोड़ेंगे, जबकि सेवानिवृत्ति पेंशन है इसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा, ये नगद मजदूरी भी हम जोड़ेंगे, अन्य सुविधाएं हैं जैसे एचआरए है या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, या यहाँ एनपीएस का जो पैसा है जो सरकार जमा करती है उसे भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, और ये जो सेवानिवृत्ति पेंशन है इसको भी हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इतनी चीजों को हम ऐड करेंगे। यदि आपके गणित में सीधे आ जाएगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक 1,000 रुपए, तो आपको ये सब जोड़ने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी गणित में अलग अलग करके दे देता है कि नगद मजदूरी इतनी प्राप्त हुई, सेवानिवृत्ति पेंशन इतनी प्राप्त हुई, तब हमको इनको जोड़ना पड़ेगा। यदि गणित में सीधे दे देगा कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, तब हम ये मदों को अलग अलग नहीं जोड़ेंगे। दूसरा प्रकार है हमारा प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष क्या है? धन तथा संपत्ति से प्राप्त आय। यदि आपके पास धन है या संपत्ति है, उससे आपको क्या प्राप्त होता है? लगान है, ब्याज है या लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार उद्यम से भी क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है, निगम कर, या कभी कभी क्या होती है, निगम बचत होती है। इन चीजों को भी, इन सभी मदों को भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। और अंतिम है हमारा स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय। नाम से समझ में आ रहा है, देखिए मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय, यह नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वयं नियोजित। स्वयं नियोजित मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, खुद का व्यवसाय। और मिश्रित आय का मतलब क्या है? आपने बहुत सारी आय देखी है, अभी लाभ देखा, मजदूरी देखा, ब्याज देखा, तो यदि हम सब आय को मिला देंगे तो वो क्या कहला जाएगी? हमारी मिश्रित आय। स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय का मतलब है जब खुद का व्यवसाय करने वाले को सभी कारक से जो आय प्राप्त होती है उसको हम एक साथ प्राप्त होती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक छोटा किसान है, छोटा किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, वो स्वयं के अपने पास उसका बीज है, उस खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, तो जो भी आय प्राप्त होगी वो क्या होगी? मिश्रित आय प्राप्त होगी। इसी प्रकार छोटा व्यवसायी है, तो घर में ही उसने दुकान खोल के रखा, जमीन भी उसकी खुद की है, दुकान में लगने वाली पूंजी भी उसकी स्वयं की है। इसी प्रकार डॉक्टर है, कई डॉक्टर घर में दुकान खोल लेते हैं, या वकील है। तो इस तरह से ये जो है स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय क्या होती है? जब उत्पत्ति के साधन, सभी साधनों की जो आय है एक ही व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं मिश्रित आय। हम इन तीनों आय को जोड़ के हम क्या निकालेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। क्या निकालेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। और इस पर हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? राष्ट्रीय आय। आय गणना विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की सावधानियां, कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि हमको गणित करते समय किन किन आय को जोड़ना है और किन आय को नहीं जोड़ना। सबसे पहला है स्व उपभोग के लिए रखी गई वस्तुओं के उत्पादन मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। मान लो मैंने
10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, है ना। 9 क्विंटल को मैंने बेच दिया, कितना बचा? 1 क्विंटल। इसका उपभोग मैंने खुद किया, परंतु राष्ट्रीय आय में हम कितना शामिल करेंगे? 10 क्विंटल। क्योंकि 9 क्विंटल तो मैंने बेच दिया, परंतु 1 क्विंटल जो गेहूं था मान लो, इसका उपभोग मैंने स्वयं किया। इसकी भी तो कुछ ना कुछ आय होगी, कुछ ना कुछ मूल्य होगा। इसीलिए हम राष्ट्रीय आय में कितना शामिल करेंगे? 10 क्विंटल। तो स्व उपभोग के लिए रखी गई वस्तुओं के उत्पादन मूल्य को भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। दूसरा है हमारा, मकान मालिक के अपने कब्जे में मकान का आरोपित किराया राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। यदि मैं अपने मकान में ही दुकान खोल लिया है मैंने, या मेरा अपना मकान है, तो उसका भी बाजार मूल्य निर्धारित होता है। तो इसीलिए उसको भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। भले ही वो मेरा अपना मकान है, परंतु उसका भी कुछ ना कुछ तो मूल्य होगा ही। आप खुद एनालिसिस करते हैं, आपके पड़ोस में है कोई किराएदार है, आपके जैसा घर है, और वो 5,000 रुपए घर पे किराया देता है, तो क्या आपके घर का किराया 5,000 रुपए नहीं होगा? आपके घर का किराया भी 5,000 रुपए होगा। तो इसका मूल्यांकन भी हम राष्ट्रीय आय में करते हैं। अंश ऋण पत्र या बॉन्ड्स, चाहे नए और पुराने, इनके विक्रय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। यदि आपको गणित में किसी भी अंश ऋण पत्र या बॉन्ड्स का पैसा दिया हो, इसको आप राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना है ना। इसके बाद है, गैर कानूनी कार्यों से होने वाली आय को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, जैसे जमाखोरी, तस्करी और घूस। यदि इस तरह से आपके गणित में आता है कि जमाखोरी से प्राप्त आय, तो इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। मकान मालिक का ये जो आरोपित किराया है, इसको भी हमको जोड़ना है। अंश और ऋण पत्र, इनको हमें नहीं जोड़ना है। और गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय, इसको भी हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। इसके अलावा है हमारा हस्तांतरित भुगतान भुगतान जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति या सरकारी सहायता आदि राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। कभी भी जो हस्तांतरित भुगतान है, वो जैसे पेंशन है, छात्रवृत्ति है, इनको हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। क्योंकि बच्चा जो है काम के बदले में पैसा प्राप्त नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या है? हस्तांतरित भुगतान है। सरकार उनको दे रही है, सुविधाएं दे रही है, केवल उपभोग करने के लिए दे रही है, बल्कि उनके बदले में वो कोई सेवाएं नहीं प्राप्त कर रही, ना ही वस्तु प्राप्त कर रही है। केवल क्या दे रही है? सहायता दे रही है। इसीलिए हम हस्तांतरित भुगतान को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। पुरानी वस्तुओं के विक्रय को भी हम शामिल नहीं करेंगे। आकस्मिक आय जैसे लॉटरी की आय, इसको भी शामिल नहीं करना चाहिए। मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि को का भुगतान जो है, भूतकाल की बचत से किया जाता है, वर्तमान की आय से नहीं। इसीलिए इनको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। यानी हमको हस्तांतरित भुगतान भी यदि हमारे गणित में दिया है, इसको भी हमें नहीं जोड़ना है। पुरानी वस्तुओं की भी कीमत नहीं जोड़ना है, लॉटरी का भी पैसा नहीं जोड़ना है। और यदि हमारे गणित में मृत्यु कर, उपहार कर आदि ये सब मदद दिए रहेंगी, इसे भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। एक गणित मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, और इसी से मैंने दोनों विधि से गणित कर दिया है। यहाँ दिया है करोड़ रुपए में, है ना। और ये अलग अलग कॉलम में नंबर दे दिया है। पहला दिया है वेतन एवं मजदूरी, ये क्या है? हमारी आय है। किराया, ये भी हमारा क्या है? भवन के बदले में क्या प्राप्त होता है? किराया। लाभ भी किसको प्राप्त होता है? उद्यम को, यानी ये भी आय है। और पूंजी के बदले क्या प्राप्त होता है? ब्याज। तो आय विधि में हम ये चारों चीजों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। देखिए ये दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों को जोड़ने से हमारा उत्तर कितना आया? 6,500। देखिए आप बहुत छोटी छोटी बातों का परीक्षा में ध्यान रखेंगे। 6,500 रुपए करोड़, ये उत्तर किस में आएगा? करोड़ रुपए। तो आप यदि पूरा उत्तर नहीं लिखेंगे, तो आपको पूरे अंक प्राप्त नहीं होंगे। तो आप यूनिट जरूर लिखिए, इकाई जरूर लिखिए कि ये लीटर है कि किलोग्राम है कि रुपए है। तो इस तरह से कभी भी आप गणित हल करते हैं तो उसकी इकाई जरूर लिखिए।
यही गणित हम व्यय विधि से हल करते हैं। हमने अभी देखा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों चीजें क्या थी? हमारी आय थी, है ना? अब व्यय क्या है? ये देखिए, उपभोग व्यय, सकल घरेलू विनियोग और शुद्ध विदेशी विनियोग, ये तीनों मदें काहे के क्या व्यक्त कर रही हैं? खर्च को। तो इन तीनों मदों को हम जोड़ लेंगे, पांचवा, छठवा और सातवां। इन तीनों को हम जोड़ लिए तो हमारा उत्तर कितना आया? 6500 रुपए। आपने देखा कि आय विधि और व्यय विधि दोनों के उत्तर कैसे हैं? एक समान है। आप तीनों विधियों को अच्छे से समझ चुके हैं। उत्पाद विधि हमने देखा, जिसे मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि हमने देखा व्यय विधि, और आपने आज आय विधि पढ़ा। ये तीनों विधियां इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि तीनों से संबंधित आपको गणितीय प्रश्न आते हैं। परंतु जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं, सबसे अधिक आय विधि से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आप बहुत ध्यान पूर्वक, क्योंकि परीक्षा का समय कम बचा है, आप इसके 2-3 गणितीय प्रश्न जरूर हल करिए। यदि आप 2-3 बार कर लेंगे तो आप कोई भी परीक्षा में प्रश्न आएगा उसका उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद।